टर्म वन की तैयारी क्या तुम्हारी पूरी हो चुकी है? क्योंकि कॉमर्स बाबा की टर्म वन की तैयारी तो पूरी हो चुकी है। यहां तुम देख रहे हो मैंने यारी को हाईलाइट किया हुआ है। यहां पे टर्म वन में तुम्हारी और मेरी यारी काम में आएगी। मैंने तुम्हारे लिए पूरा कंटेंट तैयार करके रखा हुआ है। क्या 20 डेज प्लेज पूरा तैयार है? जी हां, टर्म वन की तैयारी के अंदर 20 डेज प्लेज पूरा अवेलेबल है। क्या नोट्स पूरे अवेलेबल हैं? जी हां। क्या सैंपल पेपर्स अवेलेबल हैं? बिल्कुल। क्या गेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं? जी हां, जिस दिन गेस्ट पेपर आएंगे तुम्हें सबसे पहले मिल जाएंगे। क्या मैं उसके अंदर तुम्हारे लिए वर्कशॉप लेके आने वाला हूं? जी हां। अगर टर्म वन की तैयारी में तुम मेरे साथ हो, तुम कॉमर्स बाबा के साथ हो, ये यारी फॉलो करना चाहते हो, मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देके रखा है और कमेंट बॉक्स में भी लिंक देके रखा है। आ जाओ, मिलके तैयारी करेंगे। जहां ऑलरेडी तुम्हारा पूरा 20 डेज प्लेज अवेलेबल है, साथ साथ में तुम्हारे नोट्स अवेलेबल हैं, सैंपल पेपर्स अवेलेबल हैं और जो गेस्ट पेपर आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगे और तुम्हें वर्कशॉप अटेंड करने को मिलेगी, दैट टू कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सो दैट एग्जाम से एक रात पहले जो तुम्हारी एंजाइटी होती है वो कंप्लीटली खत्म हो जाए, क्योंकि तुम मेरे साथ बैठे रहोगे लाइव। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज के एग्जाम की एक रात पहले मेरे साथ तुम बैठोगे और वर्कशॉप अटेंड करोगे। तो मिलता हूं तुमसे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके सपोर्ट जरूर दिखाना। शुरू करते हैं। मैं गया नहीं हूं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें फ्री वीडियोस भी हैं, जाके एक बार देख लेना ताकि तुम्हें एटलीस्ट पता लग जाए कि तुम कितने ऑसम फैमिली के मेंबर बनने वाले हो। अब शुरू करते हैं। नमस्कार मेरे भाइयों, 20 डेज प्लेज की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होने वाला है कि मैं अकाउंटिंग रेशियोज की एक पूरे वीडियो में थ्योरी करवाने वाला हूं, एक पूरे वीडियो में प्रैक्टिकल करवाने वाला हूं। अब मैं सर खुजाता रह गया, मैंने सोचा ये करवाने की जरूरत है या नहीं है, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि अगर मैं नहीं करवाऊंगा तो कहीं ना कहीं तुम भुगत लोगे वो चीज जो कर सकते थे लेकिन छोड़ दी तुमने। तो बिना बात के, किसी भी देरी के शुरू करते हैं अकाउंटिंग रेशियोज की थ्योरी। बताऊं, मुझे तुमसे ज्यादा खुशी है कि ये चीज नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी वर्स्ट पॉसिबल केस के लिए तैयार रहो कि उन्होंने हुआ तो रेशियो के बारे में पूछ लिया कि भैया बता दो रेशियो क्या होता है। तो चलो एग्जांपल ले लेते हैं। रेशियो कुछ नहीं है, एक मैथमेटिकल रिलेशन है टू वेरिएबल्स के बीच में, बेसिकली टू रिलेटेड आइटम्स के बीच में, या फिर ग्रुप ऑफ आइटम्स एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव फॉर्म। सीधी बात यह है, मैं ज्यादा नहीं उसमें बोलूंगा। मैथमेटिकल इक्वेशन बनती है, मैथमेटिकल रिलेशन बनता है और वो भी क्वांटिटेटिव फॉर्म के, यानी इसमें क्वालिटी का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हम जब उसके रीजंस निकालते हैं, हम जब उसके बारे में डिटेल आंसर देते हैं तो हम बात करते हैं कि उससे क्वालिटी पता चलती है बिजनेस की। लेकिन रेशियो उसका अगर पूछ लिया जाए, बिकॉज एक दो एमसीक्यूज देख लिए थे मैंने, मुझे भी अंदर से डर लग गया। इफ दे आर आस्किंग अबाउट द रेशियो के रेशियो क्या होता है, तो वो हमेशा एक क्वांटिटेटिव रिलेशन होगा। कौन सा वाला? मैथमेटिकल वाला। चलो रेशियोज के बारे में पढ़ लिया। अब जरा एक क्वेश्चन देखो जो मैंने एजर्शन रीजन में देखा था। क्या स्टेटमेंट दिया था, आय हाय, मैंने सोचा बस ये टेक्नोलॉजी में तुम्हारे तक पहुंचा दूं, जादू हो जाएगा। देखो उन्होंने क्या बोला, जब उन्होंने अकाउंटिंग रेशियोज की बात की ना, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी। कहां गया? हाँ, अकाउंटिंग रेशियोज आर बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड हैं ये याद रखना। अकाउंटिंग रेशियोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बेस्ड होते हैं, यानी जो तुम बैलेंस शीट बनाते हो, जो तुम पीएनएल बनाते हो, जो तुम मेरे से ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उस पर बेस्ड होंगे। अब यार मैं ये तुम्हें क्यों अलग से बता रहा हूं, ये तो तुम्हें ऑलरेडी पता है। बिकॉज एजर्शन रीजंस पूछे जा सकते हैं, स्पेशली अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है, किस पे बेस्ड होते हैं। तो गलती कहीं से भी मत कराना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बेस्ड होते हैं। हाँ, और ये कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, लाइक एक्सप्रेस कैसे करते हैं, मैं बार बार घूम रहा हूं, माफी चाहूंगा। अर्थमेटिकल रिलेशन बिटवीन वेरियस वेरिएबल्स, दैट डजंट इवन मैटर। लेकिन ये कैसा रिलेशन बताते हैं? अर्थमेटिकल रिलेशन बताते हैं। रेशियो इज बेसिकली अर्थमेटिकल रिलेशन। तो दो चीजें यहां से गेट अवे है जो लेके जाओ। पहला, दीज आर बेस्ड ऑन अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सेकंड इज अर्थमेटिकल रिलेशन एस्टैब्लिश करके बताते हैं अकाउंटिंग रेशियो। फिर भैया रेशियो एनालिसिस क्या हो गया अगर तुम मुझसे पूछो तो अगेन रेशियो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो तुम रेशियो एनालिसिस भी करते हो, अगेन वो तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का करते हो। आई नो तुम लोग जीनियस हो, मुझे तो पता ही था हमेशा से। मैं तो बस तुम्हारे दिमाग में वो चीज डाल रहा हूं जो तुम ऑलरेडी पढ़ के बैठे हो। पढ़ के, मैं तेरे कारण मैं फिर पढ़ के बोलना, जो तुम पढ़ के बैठे हो वो मैं बस तुम्हें सबकॉन्शियस माइंड से निकाल के कॉन्शियस माइंड में डाल रहा हूं। और अर्थमेटिकल रिलेशन है वो वेरियस अकाउंटिंग वेरिएबल्स के बीच में। अगर रेशियो एनालिसिस भी आ जाता है तो जो हमने अकाउंटिंग रेशियोज के बारे में पढ़ा,
एग्जैक्टली सेम है। फिर चलो मान लो गलती से कोई तुमसे पूछ ले, ऑब्जेक्टिव तो बता दो कि आखिर अकाउंटिंग रेशियोज किए क्यों जाते हैं। पहला, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एरियाज। देखो यार, इसमें क्या होगा, हम अलग अलग निकालते हैं, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, न जाने कौन कौन से रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह सब कुछ। हमें प्रॉब्लम एरिया पता चल जाएगा कि आखिर कहां पे हम गलत जा रहे हैं, कहां पे हमारे रेशियोज कंपैरेटिवली वीक आ रहे हैं। फिर मेजर्स प्रॉफिटेबिलिटी, ये एक्चुअल में ट्रू फिगर बताता है, बिकॉज सी परसेंटेज में हम अपने आप को किसी दूसरे से भी कंपेयर कर सकते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस में वो 20% प्रॉफिट पे बैठा है, हम 15% प्रॉफिट पे बैठे हैं। वाई? ऐसे क्या रीजन है जिसके कारण हमारे और सामने वाले के बीच में डिफरेंसेस है? बिकॉज हम दोनों सेम कॉम्पिटेटिव मार्केट में बैठे हुए हैं। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है, इनके थ्रू कंपैरेटिवली काफी एक्यूरेट फिगर्स में फिगर आउट की जा सकती है। एसर्टेन ऑपरेशनल एफिशिएंसी, देखो यार, आप ऑपरेशनल एक्टिविटी रेशियोज निकालोगे तो उसके थ्रू आपको क्या पता चलेगा कि आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी कितनी अच्छी है। जो आपके इनपुट्स जा रहे हैं आपके बिजनेस के अंदर, क्या उससे प्रोडक्शन या आउटपुट उस लेवल पे जनरेट हो रहा है जिस लेवल पे आपके इनपुट्स जा रहे हैं। कंपैरिजन आप बहुत आसानी से कर पाओगे। फिर आ जाते हैं बिजनेस सॉल्वेंसी पे। आया है, उधारी ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? क्या तुम्हारे पास खुद का इतना शेयर कैपिटल है, एक्विटी है कि उसके बदले में तुम लायबिलिटीज उठा सको या नॉन करंट लायबिलिटीज ले सको? सो रिलेशन बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज थ्रू सॉल्वेंसी रेशियो इंडिकेट्स फाइनेंशियल कंडीशन। क्या तुम्हारे पास उतने एसेट्स हैं बैकअप करने के लिए अगर तुम बोरोइंग्स कर रहे हो मार्केट से, पैसा उठा रहे हो मार्केट से? क्योंकि देखो, nobody will give you the non current liability, that means वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स थे ना, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह मैंने जो तुम्हें बताए भी थे, पब्लिक डिपॉजिट्स वगैरह, वहां से तुम पैसा नहीं उठा सकते, इतना आसान नहीं होता है। फॉर दैट यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकअप ऑफ नॉन करंट एसेट्स। अगर वो है तो तुम ले सकते हो। तो वही देखा जाता है कि कितनी सॉल्वेंसी है, क्या आप सॉल्वेंट हो, क्या आप आगे चल के डेट पे कर पाओगे। वो कैसे पता चलेगा? थ्रू दीज सॉल्वेंसी रेशियोज, जहां एसेट्स को जो आपके लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होती हैं यानी नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं उनसे कंपेयर किया जाता है, आपके इक्विटी के प्रपोर्शन को आपके डेट के प्रपोर्शन से, अगेन डेट इज इक्वल्स टू नॉन करंट लायबिलिटीज, उससे कंपेयर किया जाता है, सो एज टू एसर्टेन कि क्या आप केपेबल हो और लोन लेने के मार्केट से। नहीं हो तो बस ठन ठन गोपाल है फिर तो। अच्छा, बिजनेस सॉल्वेंसी के आगे बात करूं तो गेज फाइनेंशियल पोजीशन भी है। सॉल्वेंसी ने लॉन्ग टर्म बता दिया था, अब सॉल्वेंसी के थ्रू लॉन्ग टर्म हो गया, लिक्विडिटी रेशियोज के थ्रू शॉर्ट टर्म हो गया। अभी बताऊंगा जब मैं पूरे जो तुम्हारे रेशियोज हैं वो जब मैं तुम्हें याद करवाऊंगा तो मैं बहुत अच्छे से याद हो जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सो देयर आर रेशियोज जो कि शॉर्ट टर्म में बताते हैं कि तुम्हारी लिक्विडिटी कितनी है। अगेन, क्योंकि तुम बैलेंस शीट याद करके आप बहुत ऑसम इंसान हो, तुमने मेरे साथ हर एक बैलेंस शीट का कंटेंट याद किया है, P&L याद किया है, तो चलो मैं तुम्हें लिक्विडिटी बता देता हूं। ये जो तुम्हारे करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज वगैरह होते हैं, ये तुम्हारी लिक्विडिटी बता देते हैं। फिर जो तुम्हारी नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं, नॉन करंट एसेट्स होते हैं, और तुम्हारी इक्विटी होती है, वही बोला था मुट्ठी के 5 प्राणी, तो 5 में से 3 उछल के एक पाले में गिर गए। कौन कौन गिर गए? तुम्हारे इक्विटी, नॉन करंट लायबिलिटीज और तुम्हारे नॉन करंट एसेट्स, ये चलेगा सॉल्वेंसी के पाले में, कट्टी हो गई थी इनके बीच में। और करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज तुम्हारे काय में रहेगा? लिक्विडिटी के पाले में। तो भैया हम इसके थ्रू, ये पूरी बैलेंस शीट के थ्रू हम ये पता लगा लेंगे कि हमारे पास शॉर्ट टर्म में कितनी लिक्विडिटी है, लॉन्ग टर्म में हमारी कितनी सॉल्वेंसी है। सबसे अच्छी बात तो यहां पे आती है, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव एनालिसिस। आप क्या करते हो, आप अपनी करंट परफॉर्मेंस को आप अपने पास्ट परफॉर्मेंस से कंपेयर करके देख सकते हो कि एज अ बिजनेस आप रेशियोज के थ्रू ही एनालाइज कर लो कि आप कितने डेवलप हो रहे हो, कितने ग्रो हो रहे हो, क्या आपको रिजल्ट्स आपके पॉजिटिव वे में मिल रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आपकी ग्रोथ हो रही है या नहीं, या फिर आपको ऐसा कोई डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा है रेशियोज के थ्रू जहां आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। एंड आई कैन गारंटी ये बजटिंग फोरकास्टिंग वाला एजर्शन रीजन में आ सकता है कि जो रेशियो एनालिसिस होता है वो आगे के बजट्स फोरकास्ट करने में काफी हेल्प करता है। रेशियो एनालिसिस अज्यूम्स मच इंपॉर्टेंस इन फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। ये जो रेशियो एनालिसिस होता है इसकी हेल्प से आप ये पता कर सकते हो कि एट विच पेस यू विल ग्रो इन द मार्केट। आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो, व्हेन यू हैव टू रेज फंड्स इन फ्यूचर, आप कब डेट ले सकते हो, कब इक्विटी को ट्रस्ट कर सकते हो, ये सारी चीजें रेशियो एनालिसिस के थ्रू पॉसिबल है। तो बजटिंग फोरकास्टिंग वाला अगर कोई एजर्शन रीजन आ जाए, रेशियो एनालिसिस इज द आंसर। Again, highly anticipated, assertion reason topic simplifies accounting figures। हर एक के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है बैलेंस शीट को पढ़ना, या यूं बोलूं मैं ये P&L को पढ़ना या कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ना। एक बंदा जो एक नॉर्मल बंदा है, नॉर्मल इन्वेस्टर है, उसको सिंप्लीफाइड अकाउंटिंग चाहिए, उसको ये डिटेलिंग नहीं चाहिए। जस्ट टेल मी वेदर द बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट्स और नॉट। ये कौन करेगा? ये रेशियो एनालिसिस करके देगा, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट मैनर में बता देता है क्या सही जा रहा है बिजनेस के लिए, क्या गलत जा रहा है बिजनेस के लिए। मैंने तुम्हें 5 की मुट्ठी सिखाई थी, अब ये 3 टाइम डिफिकल्ट हो चुका है, 3 टाइम्स, यानी अब बात आ चुकी है 15 चीजों की। ये 15 चीजें क्या हैं? ये 15 वो चीजें हैं जो तुम्हारे लिए इजी होने वाली हैं, क्योंकि तुमने मेरे डिटेल्ड जो टॉपिक्स हैं बैलेंस शीट और P&L को लेके
बहुत अच्छे से पढ़े हैं। मैं तो बस तुम्हें बताता चला जाऊंगा एंड ये वीडियो एंड करते करते तुम्हें ये 15 रेशियोज बिल्कुल उंगलियों पे याद होंगे। आई कैन गारंटी दैट, बिकॉज वो टाइम तुमने मुझे दे दिया जो मुझे सबसे प्रेशियस लगता था। अब कुछ नहीं बचा है। शुरुआत करूंगा मैं लिक्विडिटी रेशियोज से। लिक्विडिटी रेशियोज वो रेशियोज होते हैं जो आपकी लिक्विडिटी बताते हैं, यानी कितनी जल्दी आपके पास कैश अवेलेबल हो सकता है अगर एक बिजनेस को नीड होती है तो। सो एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू पे इट्स करंट लायबिलिटीज ऑन टाइम। देखो यार, आपको अगर इमीडिएट पेमेंट कुछ करना होता है तो वो करंट लायबिलिटीज का होता है। एक एजर्शन रीजन का तो मैं चुटकियों में आंसर दे देता हूं, बिकॉज सारे बिजनेसेस जो होते हैं वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनीज। ये पूरा का पूरा अकाउंटिंग तुम्हारा कंपनीज पे बेस्ड है, ना पार्टनरशिप पे, ना सोल प्रोप्राइटरशिप पे, ना जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पे, ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे, बट कंपनीज पे। So think like a company. Every single transaction in a company is always a credit transaction, especially when it comes to goods and developing these current liabilities and everything. वहाँ पे credit transactions तुम्हें बहुत देखने को मिलेंगे। Now क्योंकि ये सारे credit transactions होते हैं, business की liquidity अच्छी होना उतना ही strong है। Liquidity doesn't mean anything। 12 महीने के अंदर या operating cycle के अंदर क्या आप अपनी current liabilities को pay out कर सकते हो? That is what liquidity ratios बताते हैं आपको। ये आपकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को बताते हैं कि एक कंपनी जो है वो शॉर्ट टर्म में कैसे, किस तरह से और कितनी अपनी करंट लायबिलिटीज को पे आउट कर सकता है। बिकॉज जब मैं तुम्हें करंट लायबिलिटीज पढ़ा रहा था, मैंने साफ साफ बोला था अगर 12 महीने के अंदर कोई भी लायबिलिटी पे आउट हो जाए या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर कोई भी लायबिलिटी पे आउट हो जाए तो वो करंट लायबिलिटी के अंदर काउंट होती है। यहां पे तुम और मैं एक गेम खेलेंगे मिलके, क्योंकि अगर तुम मेरे, हाँ तुम चिल्ला लो, कबाड़ी बेच, सुबह सुबह का यही झंझट है। मैं क्या बताऊं, आज तुम्हें लगता होगा हम बहुत प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में शूट करते हैं। जी हाँ, हम करते हैं, लेकिन दिक्कत पता है क्या है कि जस्ट अभी सुबह सुबह से सब्जियां बेचना चालू कर देते हैं लोग। इट्स लाइक ऑलमोस्ट 10-15 इन द मॉर्निंग एंड स्टिल वी आर शूटिंग। मैं बस तुम्हें ऐसी बातों में लगाया था, लाइक जब तक वो ठेले वाला नहीं निकल जाता या दूसरी बार चिल्ला नहीं देता, मतलब तुम समझो। चलो, तो मैं तुम्हें है ना इन्वॉल्व करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं ये देखना कि तुमने मेरे प्रीवियस वीडियोस कितने अच्छे से देखे हैं, तभी तुम्हें ये वाला समझ में आए, वरना खुदा कसम समझ में ना आए। क्योंकि ऑब्वियसली यार वो चीज सीखना बहुत जरूरी है। ये वाला चैप्टर फिर भी तुम स्किप कर सकते हो, तुम समझ रहे हो मेरी बात को। तो देखो यार, मैं पहली चीज तो आ जाता हूं करंट रेशियो। अब मैं निहायती बिल्कुल एकदम बोले तो अनपढ़, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता। मेरे को बाबूजी ने बोला था कि शुरुआत के वो वीडियोस देख लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले, बस फिर ये हो जाएगा। तो हमने क्या करा, हमने देखा कि यहां पे जो लिखा आ रहा है बार बार करंट। एक मिनट, लेट मी चेंज द पेन, लेट मी थिकन इट सो दैट आई कैन फील द ऑसमनेस ऑफ दिस पेन। इफ इट्स गोइंग अवे दैट्स ओके, अदरवाइज नो। नहीं जा रहे तुम बेशरम कहीं के। हाँ अब ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि मैं बिल्कुल अनपढ़, मैंने पढ़ा कि अच्छा करंट रेशियो है, फिर मैंने बैलेंस शीट की जुगाड़ लगाई। अब जब बैलेंस शीट की जुगाड़ लगाई तो मुझे याद आया, अच्छा करंट में तो दो ही आइटम हुआ करते थे, एक करंट एसेट्स और एक करंट लायबिलिटीज। अब तुम भी जानते हो तो हमारी संपत्ति पहले आती है, लायबिलिटीज बाद में आती है। तो फॉर्मूला सिंपल बन गया, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। पहला वाला तो क्या फॉर्मूला आया, मतलब अलग ही लेवल पे। और यहां पे तुम्हें मेरे साथ पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी तुम और मैं मिलकर एंजॉय करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, ये तीनों नाम है। एंड मैं बता रहा हूं, इस साल मजाक हो ना हो, ये एसिड टेस्ट वाला मजाक होगा, क्योंकि अधिकतर बच्चे इसकी प्रिपरेशन करके जाएंगे नहीं, लिक्विड रेशियो पढ़ के जाएंगे, बोलेंगे एसिड टेस्ट रेशियो क्या हो गया, वाई द हेल दे आर आस्किंग फ्रॉम पीसीएम। मेरे भाइयों, ये इसमें आता है एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके तुरंत रिजल्ट आते हैं। अब एसिड टेस्ट रेशियो के अंदर जो फॉर्मूला है वो कहता है लिक्विड एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटी। मतलब फॉर्मूला इधर से बस इतना चेंज हुआ है कि करंट एसिड लिक्विड एसिड हो गए। अब मेरे भाइयों, लिक्विड एसिड का मतलब समझो। लिक्विड एसिड्स वो एसिड्स हैं जिनको तुम आज चाहो तो इनकैश करा सकते हो, अभी चाहो तो इनकैश करा सकते हो। यानी इसके अंदर से कुछ ऐसे एसिड्स को तो जरूर हटा दिया गया होगा जिनको आप इनकैश नहीं करा सकते। वो दो चीजें होती हैं। तो लिक्विड एसिड्स के बारे में जरा मीनिंग देखो। इसमें से करंट एसिड लिया और दो चीजें हटा दी। या तो तुम जब करंट एसिड्स को काउंट कर रहे हो तो दो चीजों को काउंट मत करना, लेकिन अगर करंट एसिड्स पूरे काउंट कर लिए, सुनो मुन्ना, तुम बहुत गंदी गंदी गलतियां करते हो और मेरे को मालूम है तुम ऐसा काम करोगे, कांड करोगे। जब पूरे करंट एसिड गिन रहे हो, टीचर बनाती है इसे, जब पूरे करंट एसिड गिन रहे हो, या तो इन दो चीजों को लो ही मत, काउंट ही मत करो। इन्वेंटरीज, तुम्हारा स्टॉक मतलब इन्वेंटरीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस। या फिर अगर तुमने सारे ही करंट एसेट्स काउंट कर लिए हैं इंक्लूडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड स्टॉक, यानी तुम्हारा इन्वेंटरी, तो फिर पूरे करंट एसेट्स में से जो सब काउंट कर लिया था इंक्लूडिंग एवरीथिंग, उसमें से ये दो आइटम माइनस कर दो। करंट एसेट के टोटल में से ये दो आइटम माइनस कर दो। नाउ यू विल आस्क व्हाई, देन आई विल आंसर व्हाई। देखो सिंपल सा रीजन है, ये दो ऐसी चीजें होती है जिनको तुम ऑन द स्पॉट यानी एसिड की तरह इनकैश नहीं करा सकते हो।
एसिड को कौन ही इनकैश कराता है, मतलब एसिड रिएक्शन जैसा नहीं देख सकते हो। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्रीज वही बच पाती हैं, मैंने तुम्हें 3 बताई थी, 1 2 3, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स और एक और कौन सा, स्टॉक इन ट्रेड बताया था मैं तुम्हें, ये 3 बताए थे। ये वही इन्वेंट्री बची हुई होती है जिसको तुमने सारी साम दाम दंड भेद के साथ कोशिश कर ली, ये वो बिक नहीं पाई, तो वो बची हुई है। अगर बिक जाती तो तुम वैसे ही इनकैश करा लेते, मतलब ये वो है जो नहीं बिक पाई, तो इसको और इनकैश नहीं करा सकते। एंड देन कम्स प्रीपेड एक्सपेंस। तुम सोच के देखो, तुम यू आर अ वेरी बिग बिजनेस हाउस, भयंकर बड़े बिजनेस हाउस हो, और तुमने क्या करा, बिजली का बिल भर दिया था। यू डिपॉजिटेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 2 मंथ इन एडवांस बिकॉज यू आर फीलिंग ऑसम। अब तुमने 2 महीने का एडवांस भर दिया, अचानक से तुम्हारे बिजनेस में हो गया पैसे की कमी, तो तुम बिजली विभाग थोड़ी ना जाओगे, वो सर जी हमने जो 2 महीने का एडवांस भर दिया था वो वापस मिलेगा क्या? वो अखबार वाले और इस्त्री करने वाला जो होता है उसको पैसा देने के लिए नहीं है। हम क्या करें सर, हम भी बड़ा बुरा फील कर रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, खर्चे तो निकालने पड़े। तो यू आर नॉट गोइंग टू गो समवेयर जहां तुम ऑलरेडी एडवांस में एक्सपेंसेस कर चुके हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस कर चुके हो, वहां से पैसा मांगने नहीं जाओगे। बहुत ऑब्वियस सी चीज है। तो इसलिए इन दोनों से, क्योंकि आप इनकैश नहीं करा सकते, इनको हटाकर बाकी जो बचते हैं उनको ले सकते हो। तो बाकी एसेट्स कहलाएंगे तुम्हारे लिक्विड एसेट्स, ये एकदम लिक्विड होते हैं, ऑन द स्पॉट तुम्हें उसका पैसा मिल सकता है। बस, तो 2 हो गए तुम्हारे। एक हो गया करंट रेशियो, करंट से नाम आ गया। अच्छा, बैलेंस शीट में 2 ही करंट होते हैं, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ऑर्डर याद रख लेना। और फिर लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो, जो भी तुम बोलना चाहते हो, उसका फॉर्मूला हो गया लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। मतलब करंट लायबिलिटीज नीचे ही रहेंगी, ऊपर लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे, यानी इसमें आपको स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को नहीं लेना है। अब तुम मेरे से पूछोगे बाबा जी सॉल्वेंसी रेशियो का भी ऐसी कोई जुगाड़ बता दो ना, लाइक आप और मैं मिलकर वो डिस्कशन कर लें। देखो मेरे भाइयों, वो जो मैंने तुम्हें मुट्ठी सिखाई थी ना, 5 अस्तित्व जो थे बैलेंस शीट के अंदर, मैं बता रहा हूं सॉल्वेंसी रेशियो मैं उसी से पूरा चुटकियों में करा दूंगा, लाइक मोस्ट ऑफ द। बिकॉज देखो, अगर मैं सॉल्वेंसी रेशियो में बोलूं ना, तो मैं तुम्हें पहले ही सिखाते हुए आ रहा था कि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज तो यूज हो गए, तो वो तो छोड़ ही दो, वो तो चलेगा लिक्विडिटी रेशियो में, उनकी कट्टी हो चुकी है। अब जो बचते हैं ना, वो बचते हैं इक्विटी, नॉन करंट लायबिलिटीज और अरे रुक जा सोचने देना, नॉन करंट एसेट्स, ये 3 चीजें बचती हैं। बट ऐसा नहीं है, वो उनकी भी वापसी होगी, लेकिन थोड़ा कॉन्टेक्स्ट और सिनेरियो समझो। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर आता है जो लॉन्ग टर्म की चीजें हैं, सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक टिकती हैं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एंड एवरीथिंग, वो है डेट टू इक्विटी, यानी डेट और इक्विटी। डेट यहां पे बात कर रहे हैं हम NCL, नॉन करंट लायबिलिटीज की। तो डेट हो गया, इक्विटी हो गया, पहले डेट आया फिर इक्विटी आया, तो फॉर्मूला भी उसी के अकॉर्डिंग हो गया, डेट अपॉन इक्विटी। बात सिंपल सी है, अगेन ज्यादा तुम्हें इसके अंदर याद नहीं रखना है। अगर तुम्हें डेट टू इक्विटी रेशियो पूछ लिया जाए तो दैट विल बी डेट अपॉन इक्विटी। अच्छा, अब तुम्हें यह भी पता करना होगा कि भैया आइडियल रेशियोज कैसे क्या होते हैं, फिर मैं इसके आगे बढ़ूं, क्योंकि 3 रेशियो तो मैं तुम्हें सिखा चुका, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो और डेट टू इक्विटी रेशियो। तो देखो मेरे भाइयों, उस केस में करंट रेशियो का आइडियल माना जाता है 2:1, कहीं पे अच्छे से नोट कर लो। ये जो 2:1 है ये आइडियल रेशियो है, बट अगर इससे ज्यादा भी होगा तो उसको बेटर ही माना जाएगा, अच्छा ही माना जाएगा। अब 2:1 का मतलब क्या हुआ? अगेन आंसर सिंपल है, हमारे पास करंट लायबिलिटीज के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास करंट एसेट्स 2 टाइम्स हैं, दुगने हैं करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के कॉन्टेक्स्ट में। कि अगर कभी हमें करंट रेशियो को देखना पड़ जाए और ये देखें कि करंट लायबिलिटीज के मुकाबले हम करंट एसेट्स कितने रख के बैठे हैं, तो इट इज 2 टाइम्स, हमारे पास दुगने करंट एसेट्स हैं करंट लायबिलिटीज के मुकाबले। अब तिगने भी होंगे, चौगुने भी होंगे, 5 गुने भी होंगे अगर करंट एसेट्स, तो अच्छा ही माना जाएगा। इसलिए बोला जाता है हायर द बेटर, बिकॉज जितने ज्यादा करंट एसेट्स होंगे उतना फेवरेबल आपके लिए सिचुएशन होगा। देन कम्स लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का आइडियल क्या होना चाहिए? तो मेरे भाइयों, मेरे नन्हे मुन्नों, ये होता है 1:1 का रेशियो। 1:1 ये कहता है एटलीस्ट इतना पैसा तो रहे कि पूरी करंट लायबिलिटीज को तुम पे आउट कर सको, इतना तो तुम्हारे पास लिक्विड कैश होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली हार्ड कैश हाथ में होना चाहिए। फिर हायर द बेटर चलता रहेगा। इससे लिक्विड एसेट्स तुम्हारे पास 1:1 है, जितनी करंट लायबिलिटीज है उसके मुकाबले तो है तुम्हारे पास कैश खर्च करने के लिए। अब तुम्हारे पास दुगना होगा तो और अच्छा है, 3 गुना होगा तो और अच्छा, कौन ही तुम्हें रोक रहा है? पैसा जेब में जितने खरे खरे नोट बज रहे हो उतना अच्छा माना जाता है। तो अगेन मेरे नन्हे मुन्नो, 2 का तो मैंने तुम्हें बता दिया, 2:1, 1:1 और हायर द बेटर बता दिया। लेकिन जब डेट टू इक्विटी रेशियो पे आते हैं ना, ये वाला जो मैं तुम्हें समझा रहा था, यहां पे कहानी टोटली चेंज हो जाती है, क्योंकि यहां पे देयर इज नो आइडियल रेशियो। कृपया करके बड़ा सा तुम भी नो लिख लो, वरना बाद में बोलो कि बाबा जी कुछ 2:1 सा सुना था। तो बेटा 2:1 कोई आइडियल रेशियो नहीं है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में पूछा जाए तो साफ साफ लिखना देयर इज नो आइडियल रेशियो,
हाँ, भारत के अंदर जो आरबीआई की गाइडलाइंस कहती है वो कहती है कि आपका डेट इक्विटी के दुगना हो सकता है। अगर आपके पास खुद का पैसा 1 लाख रुपए है तो आप 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो, डेट ले सकते हो लंबे समय के लिए। ये डेट टू इक्विटी आपका मैक्सिमम हो सकता है एज पर आरबीआई 2:1। बट क्या कोई आइडियल रेशियो होता है? नो भाई, देयर इज नो आइडियल रेशियो। लेकिन हाँ, एक इंडस्ट्रियल रेशियो बड़ा सर्कुलेट होता है। जो इंडस्ट्रियल रेशियो हमारे भारत में चलता है दैट इज नियर अबाउट 1.67:1। अब तुम पूछोगे ये क्या कहलाता है बाबा जी, इंडस्ट्रियल रेशियो का मतलब क्या हुआ? भाई बात सिंपल है। इंडस्ट्रियल रेशियो का मतलब है कि जनरली जो मैक्सिमम फर्म्स का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, कंपनीज का ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि उनके पास कितना डेट रहता है इन कंपैरिजन टू इक्विटी, तो वो देखा गया है कि जनरली फर्म के पास 1.67 टाइम्स ऑफ डेट रहता है इन कंपैरिजन टू इक्विटी। मतलब अगर इक्विटी 1 लाख रुपए है तो डेट उनके पास 1,67,000 रुपीज तक का रहता है। अब यार तुम सोचोगे भाई अपना पैसा लगाओ 1 लाख का और डेट तुम्हें मिल जाएगा 1,67,000 तक का, या आरबीआई की गाइडलाइन भी मान लो तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। खुद के पास पैसा 1 लाख रुपए है इक्विटी का, लेकिन तुम्हें लोन मिल रहा है 2 लाख रुपए का। ये कौन सा चमत्कार है? ये कौन सा अजीब बवंडर सा हो रहा है? उसका आंसर मैं देने वाला हूं, जरा ध्यान दो यहां पे। पहले फिर आता है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो में यह देखा जाता है कि हमारे पास टोटल एसेट्स कितने हैं इन कंपैरिजन टू डेट। डेट मतलब अगेन यहां पे वही फंडा है, डेट मींस नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है, मतलब हम यहां पे देख रहे हैं कि हमारे टोटल एसेट्स कितने हैं। अब टोटल एसेट्स में तुम्हें पता है कि दो चीजें आती हैं, एक तो आते हैं नॉन करंट एसेट्स और एक आते हैं करंट एसेट्स। तो उसका टोटल यहां पे लिखना है, डिवाइडेड बाय डेट कर देना, मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज। तो ये कॉन्टेक्स्ट क्या लेके चलते हैं, आखिर इस डेट को कवर करने के लिए हमारे पास टोटलिटी में कितने एसेट्स हैं ये इसके अंदर चेक किया जाता है। चलो ये भी देख लिया, क्या इसके अंदर कोई आइडियल रेशियो होता है? नहीं, बट हाँ जितने ज्यादा एसेट्स होंगे वो बेटर माना जाएगा इन कंपैरिजन टू डेट, क्योंकि हम सेफ फील करेंगे कि हमारे पास एसेट्स कंपैरेटिवली ज्यादा हैं डेट के मुकाबले, तो हम सेफ साइड पे हैं। और हाँ ये बताना तो भूल ही गया, यहीं पे तो तुम्हें फंसाते हैं। जो टोटल एसेट टू डेट होता है, ठीक है तुम्हें डेट चाहिए, तुम्हें इक्विटी का 2 टाइम्स मिल जाएगा, लेकिन उसके पास तुम्हारे लिए एसेट्स अच्छे खासे होने चाहिए, लम सम में होने चाहिए, तभी तुम्हें वो डेट मिलेगा। ऑब्वियसली अगर तुम्हारे पास एसेट्स नहीं होंगे तो डेट तो मिलेगा ही नहीं। तो काफी लोग इक्विटी से कंपेयर करने लगते हैं कि डेट जो हमें मिलता है, लोन जो हमें मिलता है वो इक्विटी को देख के मिलता है, बल्कि एक्चुअल में कॉन्टेक्स्ट होता है डेट का एसेट्स के साथ। बिकॉज अगर आपको कोई चीज मॉर्टगेज रखनी पड़ती है डेट लेते टाइम तो वो आपके एसेट्स होते हैं, स्पेशली नॉन करंट एसेट्स होते हैं। तो यू हैव टू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एसेट्स टू गेट द डेट। भले ही फिर डेट टू इक्विटी रेशियो में आपको डेट 2 टाइम्स तक मिल जाए, आरबीआई के मैक्सिमम लेवल तक मिल जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर ये रखा क्यों जाता है डेट टू इक्विटी का? ये देखने के लिए कि इक्विटी के कंपैरिजन में आपने डेट को किस लेवल तक सैचुरेट कर लिया है, या मार्केट से किस लेवल तक डेट उठा लिया है, और आप किसी डेंजर जोन में तो नहीं हो कि आपने ओवरली डेट उठा लिया है इक्विटी के प्रपोर्शन में, क्योंकि वो प्रपोर्शन भी मैनेज करना जरूरी है। जो शेयर होल्डर्स है वो देखेंगे कि आपकी इक्विटी कितनी और आपका डेट कितना है, तो उस कंपैरिजन को करने के लिए ये डेट टू इक्विटी रेशियो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक बार फिर से रिवीजन, अपन ने 4 रेशियो कर लिए, अभी तक 11 बाकी है। पहला था अपना करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। दूसरा अपना था लिक्विड रेशियो, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तीसरा अपना था डेट टू इक्विटी रेशियो यानी नॉन करंट लायबिलिटीज अपॉन इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स फंड। फिर नेक्स्ट अपना था टोटल एसेट टू डेट रेशियो, मतलब टोटल एसेट्स अपॉन नॉन करंट लायबिलिटीज, क्योंकि डेट उसी को कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं। एंड देन कम्स द प्रोप्राइटरी रेशियो। मैंने कहा था ना सॉल्वेंसी के अंदर तुम्हारा डेट इक्विटी ज्यादा डोमिनेंट प्ले करता है, तो यहां पे भी वही हुआ। प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब हो गया यहां पे तुम्हें शेयर होल्डर्स फंड को लेना पड़ेगा। शेयर होल्डर्स फंड का वही मतलब है मेरे भाइयों, इक्विटी। आई होप तुम समझ गए होगे। तो भैया इक्विटी को अपन ने ले लिया, शेयर होल्डर्स फंड ले लिया, यहां पे शेयर होल्डर्स फंड टॉप पे आ रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स कर रहे हैं। मतलब इससे ये पता करते हैं कि अगर टोटल एसेट्स के कंपैरिजन में शेयर होल्डर्स फंड को देखा जाए तो वो कितना है। वहां पे टोटल एसेट्स को डोमिनेटिंग क्यों ले रहे थे? इससे पहले वाले में टोटल एसेट टू डेट रेशियो क्यों था? कोई एज सच कॉन्टेक्स्ट नहीं है, क्योंकि सीबीएसई में टोटल एसेट टू डेट रेशियो है, आईएससी में जाके डेट टू टोटल एसेट हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन दैट इज द कंपैरिजन ऑफ डेट विद द टोटल एसेट्स। यहां पे कंपैरिजन है शेयर होल्डर्स फंड विद टोटल एसेट्स। सबका देखा जाता है, इक्वेशन बिठाई जाती है ये देखने के लिए कि किसके मुकाबले क्या कितना है। तो अगर हमने यहाँ पे शेयर होल्डर फंड को कंपेयर कर लिया तो हमें ये पता चल जाएगा जो हमने टोटल एसेट्स इकट्ठे किए उसमें इक्विटी का कितना पार्टिसिपेशन है, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी नहीं। ये भी रेशियो हायर द बेटर देखा जाता है, उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज अपने पैसे से उठाए हुए टोटल एसेट्स ज्यादा मैटर करते हैं इन कंपैरिजन टू डेट के थ्रू लिए हुए। एंड देन आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। भाई इसको डाल देना तुम जल्दी से आईएमपी, क्योंकि ये पूछा जाने वाला है, मैं लिख के देने को तैयार हूं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बोलता क्या है?
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताता है कि क्या आप इतना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो कि आपका इंटरेस्ट कवर अप हो पा रहा है। से फॉर एन एग्जांपल, तुम इंटरेस्ट 10,000 पे कर रहे हो, बट तुम्हारा प्रॉफिट जो है वो 1 लाख रुपए का हो रहा है। तो 1 लाख रुपए के प्रॉफिट से तुम 10,000 के इंटरेस्ट को 10 टाइम्स कवर कर सकते हो। 10,000 इंटू 10 करके देख लो, 1 लाख रुपए होता है। तो ये फायदा होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने से। कुछ बहुत टिपिकल नहीं है, बट अगेन तुम्हें ये चीज पता होना चाहिए। अब प्रॉफिट निकालना मैं तुम्हें सिखा चुका हूं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर रेवेन्यू या अदर इनकम करके, एक्सपेंसेस माइनस करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, फिर टैक्स माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, डेफर्ड टैक्स भी उससे माइनस होता है। मैं सब सिखा चुका हूं, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये वो प्रॉफिट लेना है जिससे ना ही इंटरेस्ट माइनस हुआ है ना ही टैक्स माइनस हुआ है। उस प्रॉफिट को लो, डिवाइडेड बाय कर दो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन को करने से, डिवाइड करने से आएगा क्या, जरा देखो, मैं तुम्हें करके भी दिखा देता हूं, वरना तुम्हें बाद में कंफ्यूजन ना रहे और तुम बोलो बाबूजी एक बार बता देते तो ज्यादा बेहतर रहता। से फॉर एन एग्जांपल, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अगेन 1 लाख रुपीज है, जो मैं तुम्हें बता ही रहा था, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट है 10,000 रुपए। यहां पे आंसर पता है क्या आएगा, ये 4 जीरो से 4 जीरो कट के 10 टाइम्स। ये 10 टाइम्स क्या बता रहा है, सिंपली कि तुम्हारे पास नेट प्रॉफिट इतना है कि वो इंटरेस्ट जो है 10,000 रुपए का, वो 10 बार कवर हो सकता है। एंड देन हायर द बेटर वाली चीज है, जितना प्रॉफिट ज्यादा होगा उतनी अच्छी बात है। 12 टाइम्स, 13 टाइम्स ये शो करता है कि आप इतना सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न कर रहे हो कि जो डेट की फाइनेंस कॉस्ट है ना, ये बहुत आसानी से कवर अप हो जाती है। और ये निकालना जरूरी है, मतलब ये फाइनेंस कॉस्ट जो है ना, वो वहां पे माइनस नहीं हो रही है। नेट प्रॉफिट वाला जो मैंने तुम्हें पूरा फॉर्मूला बताया था, P&L जो मैंने तुम्हें पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सिखाया था, फाइनेंस कॉस्ट उससे माइनस नहीं हो रही है, टैक्स उससे माइनस नहीं हो रहा है, उससे पहले का प्रॉफिट लिया जा रहा है। जिसने मुझसे वो वीडियो देख लिया या पढ़ लिया है, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अब मुझे फिर से तुम्हें एक बार रिवीजन करवाना पड़ेगा, चलो फिर से सुन लो। मैंने तुम्हें जहां तक बताया, पहला करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, लिक्विड रेशियो, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। देन मैंने तुम्हें बताया डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी नॉन करंट लायबिलिटीज अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। डेट और इक्विटी तुम्हें पता है इसके दूसरे नाम ये होते हैं। एंड देन मैंने तुम्हें करवाया टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, मतलब टोटल एसेट्स अपॉन नॉन करंट लायबिलिटीज। देन मैंने तुम्हें कराया प्रोप्राइटरी रेशियो। भैया मेरे साथ बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? प्रोप्राइटरी रेशियो में मैंने करवाया शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। सारी चीजें याद होनी चाहिए। तो करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, देन डेट टू इक्विटी रेशियो, देन क्या बोलते हैं, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, देन प्रोप्राइटरी रेशियो। 5 तो हो गए। छठवा भी मैंने तुम्हें करवाया था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या कहता है भाई? थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, मतलब सीधी बात है नॉन करेंट लायबिलिटीज। फाइनली 6 तुम रेशियोज कर चुके हो, स्टिल 9 टू गो।